प्रिय विद्यार्थियों, हम पिछले 8 व्याख्यानों में लगातार भारत सरकार के 1935 के अधिनियम के बारे में चर्चा कर रहे हैं और उसी श्रृंखला में यह हमारा 9वां व्याख्यान है और यह अंतिम व्याख्यान है। इस व्याख्यान के साथ ही हमारा यह जो टॉपिक है आपके एमए फाइनल के पेपर 8 में सेकंड यूनिट में 1935 का भारत सरकार का जो अधिनियम, वो टॉपिक हमारा आज संपूर्ण हो जाएगा। पिछले व्याख्यान में हमने कांग्रेसी प्रांतों में गवर्नर्स के क्या कार्य थे उस पर चर्चा की थी। आज हम गैर कांग्रेसी प्रांतों में गवर्नर्स की जो वर्किंग है, उनके कार्य हैं, उस पर चर्चा करेंगे। गैर कांग्रेसी प्रांतों में गवर्नरों ने अधिकांश मामलों में अपनी इच्छानुसार कार्य किया और इच्छानुसार हस्तक्षेप की नीति अपनाई। उन प्रांतों में कांग्रेस जैसा ब्रिटिश विरोधी कोई भी संगठित दल नहीं था। बंगाल और सिंध में जो संयुक्त मंत्रिमंडल बने वे बड़े निर्बल और अस्थायी थे। अतः इन प्रांतों में गवर्नर बहुत प्रभावशाली रहे और उनका हस्तक्षेप बढ़ गया। 1943 की हम बात करते हैं सिंध के विषय में। उनका हस्तक्षेप, गवर्नर्स का हस्तक्षेप इतना बढ़ गया था कि 1943 में गवर्नर ने सिंध के मुख्यमंत्री को उस समय पद मुक्त कर दिया, जबकि एक स्थायी बहुमत उसका समर्थक था। इसी प्रकार की घटना बंगाल में दोहराई गई। गवर्नरों ने वास्तव में गैर कांग्रेसी प्रांतों में अपनी स्वेच्छाचारी शक्तियों का खुलकर प्रयोग किया और मनमानी चलाई। सिंध, बंगाल और उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में गवर्नरों ने मुस्लिम लीग की असेंबली में थोड़ी संख्या होने पर भी उनको सत्तारूढ़ रखने की कोशिश की, जबकि वो बहुमत में नहीं थे और यह बिल्कुल असंवैधानिक था। इसीलिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कहना पड़ा कि गवर्नर का उचित स्थान मुस्लिम लीग की बेंचों पर है, क्योंकि वो वहाँ पक्षपात कर रहे थे। पंजाब की बात करते हैं। पंजाब सरकार संबंधी एक घटना तो विशेषतः असाधारण ही थी। लगभग 6 महीने से भी अधिक समय के लिए पंजाब का जो मुख्यमंत्री है पंजाब से बाहर अपने व्यक्तिगत काम के लिए अनुपस्थित रहा, लेकिन अस्थायी रूप से उसके स्थान पर किसी को भी मुख्यमंत्री नियुक्त नहीं किया गया। गैर कांग्रेसी प्रांतों में उन मुख्यमंत्रियों की उपेक्षा किस सीमा तक की जाती थी, इसका अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है, क्योंकि गवर्नर जनरल को कोई ज़रूरत ही नहीं है मुख्यमंत्री की, और वो यह अपनी जिम्मेदारी भी नहीं समझता कि उसके स्थान पर एक अन्य व्यक्ति नियुक्त किया जाए, क्योंकि गवर्नर जनरल स्वयं शासन चलाना चाहता है। सारांश में कहा जा सकता है कि 1939 तक का जो कांग्रेसी प्रांतों में यदि हम गवर्नर्स की बात करें तो गवर्नरों का कार्य संवैधानिक अध्यक्ष का था 1939 तक। लेकिन अन्य प्रांतों में जहां गैर कांग्रेसी सरकारें थीं या कांग्रेस जहां नहीं थी,
वहाँ में स्थिति जो है वो ऐसी नहीं थी, इसके विपरीत थी। और 1939 के बाद तो जब कांग्रेसी प्रांतों ने भी जो कांग्रेसी सरकारें थीं, जब उनके मंत्रिमंडलों ने त्याग पत्र दे दिया, तो 1939 के बाद कांग्रेसी प्रांतों में भी गवर्नर रूल स्थापित हो गया, गवर्नर राज्य स्थापित हो गया। अब अगला बिंदु है मंत्रिमंडलों के कार्य। ये 1935 के अधिनियम के तहत जो मंत्रिमंडल बने, उनकी वर्किंग, मिनिस्टर्स की क्या वर्किंग थी। 1939 तक कांग्रेसी और गैर कांग्रेसी प्रांतों में सभी जगह प्रांतीय मंत्रिमंडल अपेक्षाकृत ठीक ढंग से कार्य करते रहे और यह एक परंपरा उत्पन्न हो गई कि विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मंत्रिमंडल बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए। प्रत्येक प्रांतों में साधारणतया मंत्रिमंडल उस समय तक पदासीन रहा जब तक कि उसके पीछे विधानसभा में बहुमत रहा। विभागों का वितरण भी गवर्नरों ने मुख्यमंत्रियों के परामर्श के अनुसार किया और मंत्रिमंडलों के सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर भी अमल किया। प्रांतीय मंत्रिमंडल में अल्पसंख्यक वर्गों को भी प्रतिनिधित्व दिया गया। केवल उड़ीसा में ऐसा नहीं हुआ क्योंकि वहाँ कांग्रेस को कोई योग्य कांग्रेसी मुसलमान मंत्रिमंडल में सम्मिलित करने को नहीं मिला। 1939 में कांग्रेसी मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र देने के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने प्रांतों में उत्तरदायी सरकार के नियमों का पालन करने की परवाह नहीं की। यानी कि 1939 तक तो सब कुछ सही चलता रहा और 1939 के बाद ब्रिटिश सरकार ने उत्तरदायी सरकार के नियमों के पालन में रुचि नहीं दिखाई, नियमों की अवहेलना की। उड़ीसा और असम में अल्पमत के दल के मंत्रिमंडल का निर्माण हुआ। उड़ीसा के मुख्यमंत्री को 60 में से केवल 14 सदस्यों का समर्थन था, लेकिन उसे मुख्यमंत्री बना दिया। इसी तरह असम में विधानसभा में पराजित मुख्यमंत्री को पदासीन रखा गया, जबकि सिंध और बंगाल के मुख्यमंत्रियों को विधानसभाओं में स्थायी बहुमत का समर्थन प्राप्त होने पर भी उन्हें पद मुक्त कर दिया गया। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्रियों को पद से हटाने पर भी उनके सहयोगी मंत्रियों को त्याग पत्र देने के लिए नहीं कहा गया। यह बात संयुक्त उत्तरदायित्व के सिद्धांत के न केवल प्रतिकूल थी, बल्कि इससे मंत्रियों और विधानसभा के सदस्यों की साठगांठ की प्रवृत्ति को भी प्रोत्साहन मिलने लगा। परिणाम यह निकला कि 1943 तक सिंध में मंत्रिमंडल 5 बार बने। सिंध और बंगाल में स्थायी बहुमत नहीं होने से मंत्रियों तथा विधानसभा के सदस्यों में सदैव लड़ाई झगड़े चलते रहे। अब हम बात करते हैं अवर मंत्री, यानी जिसको संसदीय सचिव भी कहा गया, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी। प्रांतीय सरकारों में मंत्री परिषद के अतिरिक्त अवर मंत्री भी होते थे, जिन्हें संसदीय सचिव कहा जाता था। ये व्यक्ति प्राय विधानसभा के सदस्यों में से नियुक्त किए जाते थे। रिमार्केबल बात है, यहाँ आपको यह स्पष्ट हो जाना चाहिए विद्यार्थियों कि यह जो पोस्ट थी, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, संसदीय सचिव या अवर मंत्री कहें, यह राजनीतिक थी, न कि प्रशासनिक। इनका मुख्य कार्य मंत्रियों के कार्यों में उनकी सहायता करना था। ये संसदीय सचिव अथवा स्थायी सचिव से बिल्कुल भिन्न थे। ये
जो सार्वजनिक सेवाओं से संबंधित होते थे। मेरी इस बात को आप ध्यान से सुनिए। ये संसदीय सचिव या स्थायी सचिव है, उनसे बिल्कुल भिन्न थे जो सार्वजनिक सेवाओं से यानी अधिकारी वर्ग से होते थे। संसदीय सचिवों का सार्वजनिक सेवाओं से संबंध नहीं था, यानी कि वो एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर्स नहीं थे, वो सरकारी अधिकारी नहीं थे, उनके पद राजनीतिक थे। संसदीय सचिव शासक दल से संबंधित होते थे और प्रत्येक राजनीतिक दल के उत्थान व पतन के साथ बदलते रहते थे। ये सचिव मंत्रियों के दैनिक कार्य में बड़ी सहायता करते थे। अब हम बात करते हैं राज्य अधिकारियों की क्या स्थिति थी। जो बहुत बड़े अधिकारी जो हैं, 1935 के अधिनियम के अंतर्गत राज्य कर्मचारियों की विलक्षण स्थिति रखी गई थी। नियुक्ति, पदमुक्ति, सेवा की शर्तों आदि के मामलों में उन्हें भारतीय मंत्रियों के नियंत्रण से परे रखा गया था। कांग्रेसी मंत्रियों का यह विचार था कि ये इस प्रकार के जो सेवा शर्तें हैं, तो ये सेवा शर्तें वाले उच्च राज्य अधिकारी उनकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, किंतु अनुभव ने यह सिद्ध कर दिया कि कुल मिलाकर उनका कार्य संतोषजनक रहा। उन्होंने जो अधिकारी थे, उन्होंने भारतीय मंत्रियों को सहयोग दिया तथा उनके आदेशों का पालन भी किया। ये एक मतलब ऐसी परंपरा बन गई कि जब हम एक घटना का जिक्र करते हैं जहाँ से परंपरा पड़ी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री गोविंद वल्लभ पंत जो थे, उनके समय जो चीफ सेक्रेटरी जो उनके अधिकारी थे, जो राज्य के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं, आज भी चीफ सेक्रेटरी का पद है, उन्होंने एक सर्कुलर जारी कर दिया जो कि अनुचित था, जिसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री की आज्ञा नहीं ली थी। जब मुख्यमंत्री श्री गोविंद वल्लभ पंत को मालूम चला तो उन्होंने मुख्यमंत्री से स्पष्टीकरण एक्सप्लेनेशन मांगा और उस जो सर्कुलर जो था उसको रद्द करने को कहा और चीफ सेक्रेटरी ने वो सर्कुलर रद्द कर दिया। इस घटना से भारत के जितने भी बड़े अधिकारी थे उनके लिए एक मैसेज गया, एक अच्छी शिक्षा गई और उन्होंने अपने अपने मंत्रियों का ठीक तरह से आदेश का पालन शुरू किया। तो ये एक मतलब वहाँ से एक एग्जाम्पल सेट हुआ और वो एग्जाम्पल जो है फिर बाकी अधिकारियों ने भी उनका अनुकरण किया। प्रांतीय जो स्वायत्तता है उसकी कार्य प्रणाली पर कांग्रेस हाईकमान के प्रभाव का अवलोकन करना भी उचित होगा, चूँकि प्रांतों में नवीन संविधान का परिचालन कांग्रेसी उच्च सत्ता यानी कांग्रेसी हाईकमान की देखरेख में हो रहा था। अतः समग्र राष्ट्र का ध्यान सर्वाधिक इसी बात पर था कि कांग्रेस उच्च सत्ता, कांग्रेस हाईकमान प्रांतों में स्वायत्त शासन किस प्रकार परिचालित करती है। मार्च 1937 में कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने एक संसदीय उप समिति जो प्राय हाईकमांड के नाम से प्रसिद्ध है वो नियुक्त की और उसके सदस्य कौन कौन रहे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस उप समिति का कार्य प्रांतीय विधान मंडलों के कांग्रेस दलों के कार्यों पर दृष्टि रखना, उन्हें वांछित परामर्श देना एवं किसी भी आकस्मिक संकट की अवस्था में आवश्यक कार्यवाही करना था। चूँकि इस उपसमिति का नियंत्रण विस्तृत और ठोस था और यह समान नीति पर चलते हुए राष्ट्रीय विकास में और अपने दल के
सब भागों में कठोर अनुशासन बनाए रखना चाहती थी। अतः इस प्रकार की एक धारणा बन गई कि कांग्रेस उच्च सत्ता की इस सर्वाधिकार वाली मनोवृत्ति ने प्रांतीय स्वायत्तता को निर्बल बनाने में सहयोग दिया और जिस संघीय सिद्धांत पर 1935 का नियम आश्रित था उसकी जड़ें खोखली की। यद्यपि यह धारणा नितांत असत्य नहीं थी, किंतु यह अवश्य कहा जा सकता है कि कांग्रेस हाईकमान की मनोवृत्ति सर्वाधिकारवादी तथा समस्त शक्ति को एक स्थान पर एकत्रित करने की नहीं थी, नहीं थी। यह एक स्वाभाविक बात है कि प्रत्येक राजनीतिक दल की केंद्रीय समिति अपनी विभिन्न शाखाओं पर अथवा प्रांत आदि की समितियों पर कठोर नियंत्रण रखती है। इस आप भारत से बाहर भी यदि देखा जाए, चाहे कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यूएसए हो, सब जगह इसी प्रकार का होता है। फिर भारत में तत्कालीन परिस्थितियों में इस प्रकार की मनोभावना का होना स्वाभाविक था। उस समय राजनीतिक दलों में विशुद्ध राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा थी और संवैधानिक तथा प्रशासकीय विकास की संपूर्ण पृष्ठभूमि एकात्मक थी। तो यह इस प्रकार का दुनिया में सब जगह हो रहा था, तो कांग्रेस भी उसका कोई अपवाद नहीं थी। निष्कर्ष में हम पूरे, यदि हम पिछले 3 व्याख्यानों के निष्कर्ष में हम बात करें, 7, 8, 9, यह कहना और कहूँ को उल्लेखनीय रहेगा कि जिस काल में कांग्रेस प्रांतों में सत्तारूढ़ रही, मंत्रियों ने प्रांतों की सर्वांगीण उन्नति के लिए और जनता के लाभ के लिए सराहनीय कार्य किए। उन्होंने किसानों को ऋण से मुक्ति दिलाने, साहूकारों के पंजे से बचाने के लिए वैधानिक कार्यवाहियां की, दुर्भिक्ष से बचाने, अकाल से और क्रय विक्रय की अच्छी सुविधाएं देने के लिए कानून और नियम बनाए। कृषि संबंधी विधान निर्भीकता पूर्वक विचार करके और शीघ्रता के साथ पारित किए गए। मद्य निषेध, प्राथमिक शिक्षा, ग्राम विकास आदि समस्याओं की तरफ भी विशेष ध्यान दिया गया। विद्युत और सिंचाई आदि से संबंधित कार्यों के विकास के लिए वित्तीय योजनाएं बनाई गई और वयस्क जनता में साक्षरता का एक अभियान छेड़ा गया। राजनीतिक बंदियों को मुक्त किया गया तथा राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के कारण जिनकी संपत्ति ब्रिटिश सरकार ने जब्त कर ली थी वह वापस कर दी गई। कुख्यात जनरल नील, जिसकी प्रतिमा मद्रास जो सार्वजनिक स्थान पर लगी हुई थी, वो सार्वजनिक स्थान से हटाकर मद्रास मंत्रिमंडल ने जनता की भावना का समुचित आदर किया, क्योंकि जनता उससे घृणा करती थी। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि 1937 से 1939 के 2 सालों के अल्पकाल में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने विभिन्न बाधाओं के बावजूद ऐसे कार्य किए जिन पर गौर किया जाना उचित था। ब्रिटिश सरकार के जो प्रवक्ता थे, उन्होंने भी कांग्रेस मंत्रिमंडलों द्वारा प्राप्त की गई सार्वजनिक सफलताओं के लिए कांग्रेस की प्रशंसा की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आज अपना ये जो भारत सरकार का 1935 का जो अधिनियम अपन कर रहे थे, वो अधिनियम आज जो है वो संपूर्ण होता है। और अब हम अगले व्याख्यान में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।